अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं दर पर्दा। ईरान पर इसराइल और अमेरिका की आलमी कवानीन की खुली जारहियत और ईरान के अपने दिफा के लिए जहाँ से ईरान पर हमले हो रहे हैं उन मकामात को निशाना बनाने के बाद मशरिक़ वुस्ता एक मरतबा फिर तारीख के एक निहायत हसास और फैसला कुन मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहाँ किसी एक गलत या जल्दबाजी में किए गए फैसले के नताइज सिर्फ एक महदूद जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खित्ते के ढांचे को तहस नहस कर सकते हैं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों और अस्करी डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया में गूंज वाज़े है और जंग बंदी के लिए पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं। और इसी तनाजुर में इस्लामाबाद में आज और कल यानी पीर में होने वाले वुज़राए खारिजा की मुलाकातों को काफ़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल और अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग जारी है और ईरान की जानिब से अमरीका का बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान का दावा भी सामने आ रहा है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने यह भी दावा किया है कि ताज़ा हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं, जबकि जनूबी फारस में एक अमरीकी जंगी तैयारा F-16 को भी निशाना बनाया गया है। ईरान पर जंग मुसल्लत करने की पादाश में डोनाल्ड ट्रंप की अवामी मकबूलियत में नुमाया कमी हो रही है और अमरीका में बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 9 किंग्स मुजाहरे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका भर में हफ्ते के रोज मुजाहरों में 70 लाख अफराद ने शिरकत की, जिसमें मुजाहिरीन ने जंग रोकने के मुतालबात किए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार को भी अमरीका की 50 रियासतों में तकरीबन 3,500 एहतजाजी मुजाहिरे मुतवक्के हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया और कहा है कि ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स ने मुल्क के कानून को अपने हाथ में ले रखा है, हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। अमरीका में ईरान मुखालिफ जंग में एक तरफ शदीद सियासी, समाजी और अवामी रद्दअमल के बाद अमरीकी नायब सदर JD वेंस का बयान सामने आया है कि अमरीका सदर डोनाल्ड ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। JD वेंस ने मजीद ये भी कहा कि अमरीका जल्द ईरान से निकल जाएगा क्योंकि अमरीका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। दूसरी जानिब तुर्की की खुफिया सर्विस के सरबराह इब्राहिम कालन ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग दरअसल एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों जारी रहेगी। दरअसल अमरीका के लिए ईरान जंग से निकलना एक चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि अमरीका और इसराइल की ईरान पर छेड़ी गई जंग ने सिर्फ खलीज और जनूबी एशिया को मुतासिर नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत दगरगू हो रही है। तिजारती और मुआशी नताइज बहुत शिद्दत से नजर आ रहे हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए दबाव भी बढ़ रहा है। ईरान की जानिब से अमरीकी शराइत को मुस्तरद करना महज सिफारती जिद नहीं बल्कि एक वसी तर स्ट्रेटेजिक पैगाम है। यानी ईरान ने खित्ते के तमाम ममालिक के लिए भी ये रास्ता खोल दिया है कि खित्ते का मुस्तकबिल अब यकतरफा फैसलों से तय नहीं होगा। मशरिक़ वुस्ता एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है, जहाँ जंग का खतरा हकीकी है, मगर इसके साथ साथ एक नए तवाज़ुन ताकत का इम्कान भी मौजूद है। सवाल ये है कि क्या बड़ी ताकतें इस नए तवाज़ुन को कबूल करेंगी और क्या खित्ता एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। मुबस्सरीन का इस हवाले से ये ख्याल है कि बहर सूरत अगर जंग बंदी के लिए सालिसी की कोशिशें नाकाम होती हैं तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन अमरीका के हक में नहीं रहेगा। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद में इस वक्त वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कितनी अहम है ये कॉन्फ्रेंस और जंग बंदी के लिए क्या वाकई ये कॉन्फ्रेंस कुछ किरदार अदा कर सकेगी? देखिए, मुझे तो कोई खास इल्म नहीं कि इसका मकसद क्या है। ये सिर्फ 4 वज़राए खारजा किस मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ये कोई वजह होगी जो हमारे लोगों ने इन 4 ममालिक को इकट्ठा किया है। मकसद तो ये है कि जो कुछ ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है उस मसले को किस तरीके से एड्रेस करना है, और उसके लिए ये सिर्फ 4 ममालिक काफ़ी नहीं हैं। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हमें ज़्यादा अब मुसलमान ममालिक के साथ मुशावरत करनी चाहिए और एक ऐसा मुआहदा तश्कील करने की कोशिश करनी चाहिए जो मुआहदा सिर्फ 2 ममालिक या 4 ममालिक के दरमियान ना हो, क्योंकि ऐसा मुआहदे की ज़रूरत है जिसमें कम से कम 8 या 10 ममालिक शामिल हो जी। और उसमें मिस्र भी शामिल हो, तुर्की भी शामिल हो,
और सच्ची बात तो यह है कि ईरान भी शामिल हो, और हम्म। सऊदी अरब भी शामिल हो, अमीरात भी शामिल हो, कतर भी शामिल हो। ये ममालिक वो हैं जो बराह रास्त इस सारे जो मसला है इस वक्त जो एड्रेस है उसमें इन्वॉल्व हैं। तो लेकिन क्या हम्म। हो सकता है हमारे लोगों का कोई प्लान हो, और वो फिर ये हो कि किसी तरीके से कोई चीज तैयार कर रहे हैं। तो बाकी देखते जाइए कैसे होता क्या है। तो मैं कोई पेशीन गोई नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे मसले पर जिसपे डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व हो, कोई पेशीन गोई नहीं हम्म। की जा सकती। उस आदमी का ये हम्म। हाल है कि वो घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। और उसका तो ये है कि अगर सुबह को उठता राइट हैंड साइड, चारपाई के राइट हैंड साइड से उठता है तो कुछ होगा, लेफ्ट हैंड साइड से उठता है तो कुछ होगा। वो न हम्म। सियासतदान है, न सिफारतकार है, न कोई पढ़ा लिखा वकील है, न किसी कांग्रेस का हिस्सा है, पार्लियामेंट का वो मेंबर नहीं बिजनेसमैन है, है। बिजनेसमैन भी नहीं है, जवारी है, जुए खाने बनाता है, और पोकर प्लेयर गेम खेलता है, और गेम के अपने मुफाद के मुताबिक जो फायदा देखता है वो अमल करता है। और ये जो पिछले पहली टर्म में 4 साल की थी, जो 16 से लेकर 20 तक था, और अब अभी 2 साल हुए हैं, इस सेकंड टर्म के 2 साल भी नहीं हुए अभी। यानी जी जी। ये 25 से शुरू हुई है, 25 और 26 अभी मार्च है, यानी ये इसके हम्म। 12-13 महीने हुए हैं। और इसमें आके इसने तकरीबन 2 दफा हमले कर चुके हैं ईरान पे, और अब पूरी फुल स्केल जंग लड़ रहा है। ना तो इसकी शमशाद साहब, इतने अनप्रिडिक्टेबल शख्स के साथ आप कैसे फिर हम तवक्को करें कि जंग बंदी की तरफ वाकई जाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले सऊदी अरब के सबसे बड़े इत्तेहादी भी रहे, सऊदी अरब भी डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े इत्तेहादी। लेकिन गुज़श्ता रोज जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने एमबीएस के लिए कुछ तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक तो उन अल्फाज से भी काफ़ी तनकीद हो रही है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस की जो मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसको तनकीद का निशाना बनाया। तो फिर कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि ये जंग वाकई जंग बंदी की तरफ जाएगी, ये मुज़ाकरात का कुछ हल निकलेगा? देखिए, बात यह है कि समझना होगा आपको, ये शख्स, इसको कुछ नताज का एहसास नहीं होता, इवेलुएट नहीं करता। हम्म। इससे कोई मुशावरत का प्रोसेस नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी कांग्रेस है, इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेट है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है। लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ हमेशा दो बंदों के साथ घिरा होता है। एक हम्म। वो पीट हैक्सेथ है, जो पागल जी आदमी है, जो प्रिंसटन में जब स्टूडेंट था तो वहां से वो इस्लाम के खिलाफ तकरीरें करता था कि इस्लाम जी जी बिल्कुल। हम सबका दुश्मन है। अच्छा, दूसरा जो है, वो जो है, एक अपना दामाद है, मार्को और एक रूबियो। स्टीव विटकॉफ है, वो सिर्फ एक डिप्लोमेट है। तो मार्को रूबियो भी क्यूबा से भागा हुआ रेफ्यूजी है, और कोई इतनी उसमें हम्म। अकल नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट है वो। सुना है कि वो जिस तरीके से आजकल रिएक्ट कर रहा है, वो कहता है कि इसराइल ने हमें फंसा दिया है। आजकल जेडी वो ये वेंस। कहता सुनाई दे रहा है, जेडी वैंस को सुनाई दे रहा है हम्म। कि उस इसराइल ने हमें इस जंग में फंसा दिया है। और वो है उसमें अकल, लेकिन वो कर नहीं, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि असल बेवकूफ आदमी ये है बंदा। और इसने पहली टर्म में आते ही ईरान का जो हम्म। न्यूक्लियर डील था, जो 9 साल में नेगोशिएट किया गया था यूनाइटेड हम्म। नेशंस की सलामती कौंसिल के 5 मेंबरों के साथ। 5 जी। सलामती कौंसिल के परमानेंट मेंबर थे, छठा जर्मनी था। 6 ममालिक ने 9 साल लगा के नेगोशिएट किया था। बड़ा अच्छा न्यूक्लियर डील था, जिसके मुताबिक इसको एनरिचमेंट की, यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत थी, लेकिन वो कुछ फार्मूला था, और जिसके साथ इस ईरान के खिलाफ सारी सैंक्शन उठानी थी बाकायदा तरीके से। लेकिन इसने, चूंकि वो नेतन्याहू को एक्सेप्ट नहीं था, तो इसने आते ही वो स्क्रैच कर दिया। और फिर एक बहुत हम्म। नुकसानदेह काम ये किया
कि जेरूसलम को इसराइल का दारुल खिलाफा रिकग्नाइज किया जी बजाय जी तल बिल्कुल। अवीव, जेरूसलम। और फिर ये हुआ, अपना सफारतखाना भी शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर तीसरा कदम इसने उठाया था, अब्राहम अकॉर्ड का सिलसिला शुरू किया इसराइल को रिकग्नाइज करवाने के लिए। अभी 3-4 मुसलमान मुल्कों ने किया था, तो वो फिर सिलसिला, इसकी टर्म खत्म हो गई और सऊदी अरब लास्ट मिनट पे बैकआउट कर गया, तो वो इनकम्प्लीट रहा। अब जब इस मौजूदा टर्म के शुरू होने के बाद फलस्तीनियों को पता था कि इसने आते ही वो दोबारा काम शुरू करना है और हमने सऊदी अरब को रिकग्नाइज नहीं करने देना, तो हुआ यही कि हम्म। हमास ने इसराइल पे धमाका किया और लड़ाई शुरू हो गई। और फिर इसराइल ने जी फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म किया है, जो जेनोसाइडल किलिंग्स का एक अंबार किया, तो वो सिलसिला अभी मुश्किल से खत्म हुआ होगा। इस दौरान में ईरान पे भी हमले हुए, तो इसने जो कुछ ज्यादतियां हो सकती थी फलस्तीनियों के साथ वो की हैं, और पाकिस्तान बिल्कुल। को दोस्त बना लिया। तो उसी का नतीजा आज ये है गालिबन कि हमें आज ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मैं मानता हूं हम्म। कि ये अच्छी बात है, मगर ये जो प्रोसेस है सारा, ये अनप्रिडिक्टेबल चीज है। इसका नतीजा बिल्कुल। यकीनी नहीं हो सकता, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि एक तो ये है कि पाकिस्तान आना, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का, वो इंडिया ने ये फैला दिया है, सिक्योरिटी नहीं है जी जी। हमारी। तो अब ये सारे प्रॉब्लम्स के जो हो रहे हैं, तो मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं पिछले 20 साल से ये कह रहा हूं, यानी ये मसला ना होता अगर हमने ये किया जाता कि मुस्लिम दुनिया इतनी कमजोर है आज। 57 ममालिक हैं, 57 ममालिक, और वो उनके पास दुनिया की जो तेल की और गैस की जो दौलत है, जखायर जो हैं, हम्म। वो हम्म। 60% तेल और 60% गैस, और फिर रॉ मटेरियल्स इतने हैं कि जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए, कि दौलत बहुत है, लेकिन दुनिया की हम्म। जीडीपी का वो सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। जी क्योंकि वो दौलत जो पैदा होती है इन मुस्लिम ममालिक में, वो सारी अमेरिका और यूरोप चली जाती है, वेस्ट ने ले ली। और उन्हीं की सारी यूनिवर्सिटियां, उनकी कंपनियों, सबके दफ्तर हैं, और उन्होंने अपने अड्डे बना लिए हुए हैं। यानी ये 6 रियासतें जो हैं, गल्फ की खलीजी रियासतें, वो अमेरिका ने बड़े बड़े बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के डिफेंस बेसेस बनाए हैं, ये कह के जी कि हम बिल्कुल। तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और पैसा अच्छा ट्रिलियंस शमशाद ऑफ साहब, डॉलर। यही यही बात मैं आपसे पूछना भी चाह रही हूँ कि इतने साल जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान को एक थ्रेट के तौर पर पेश किया इन अरब अरब मुल्कों के सामने। अब जबकि इस जंग में ईरान ने इन अरब मुल्कों पर, बेशक वो अमरीकी अड्डे थे, उनको निशाना बनाया, लेकिन उस बात की तो तस्दीक हो गई कि जो अमेरिका और इसराइल एक थ्रेट के तौर पर पेश कर रहे थे। तो आप जो बात कर रहे थे कि इन तमाम मुल्कों को इसमें शामिल होना चाहिए जो अभी मुज़ाकरा चल रहे हैं, तो क्या ये मुल्क शामिल होंगे वाकई? देखिए, ये उनकी मर्जी की बात नहीं, उसके लिए सिफारिशकारी चाहिए होती है, निगोशिएशंस करनी होती हैं, और पाकिस्तान इस हम्म। बारे में बड़ा एक्सपर्ट है। हमारी सिफारिशकारी, देखिए, हम अंदर से खोखले जरूर हैं। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान का मसला जो है कि हमारे मसला बाहर का है ही कोई नहीं। मैं बता दूं, हमारी हम्म। फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, और हमारी जो हम्म। जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से पाकिस्तान की अहमियत बहुत है। यानी हमारी बिल्कुल। अहमियत चाइना के लिए भी है, रूस के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, अरबों के लिए भी अहमियत है, यानी मिडल ईस्ट के लिए भी है। इंडिया की अपने नजरिए से हम उसके लिए अहमियत रखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतनी अहमियत के बावजूद अंदर से हम इतने खोखले हैं, जो पॉलिटिकल हम्म। इंस्टेबिलिटी है हमारे अंदर। जिस तरह हमने यहाँ ना अदलिया अदलिया है, ना पार्लियामेंट पार्लियामेंट है, ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, यानी ये सारे लेबलों वाली चीजें हैं। अब देखिए ना, पार्लियामेंट के सब जाली बंदे बैठे हैं, गवर्नमेंट भी जाली बंदों की जी गवर्नमेंट है ये। मकसद ये है कि ये सारी कमजोरियों की वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो भी आगे नहीं चलती।
बदकिस्मती ये ये है। बिल्कुल आपने बात अगर ठीक की, हमारी अपनी अंदर की कमजोरियों की वजह से शायद फॉरेन पॉलिसी भी हम उस तरह अदा नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, शमशान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ इस पर बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सरबरा तहरीक जवानान पाकिस्तान और सीनियर तज्जियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का। सबसे पहले जो पाकिस्तान में एक्टिविटी हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। जो वज़राए खारजा मुलाकात में चारों ममालिक के वज़राए खारजा इकट्ठे हो रहे हैं, आपके ख्याल में किसी नतीजा खेज मामले पर पहुंच पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो उनका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर बरामद होता है, और ख़ास तौर पे जब वो हम्म। मुखलसी से किए जाएं। तो मेरी इतलात हैं इस टाइम पे, क्योंकि चारों मुल्कों के अंदर ये एक अफेक्टी के तौर पर हैं, क्योंकि इसकी इनकी वजह से जाहिर है ये जो अभी ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग है, इससे बराह रास्त ये मुल्क कहीं ना कहीं मुंसलिक हैं, और इनके ऊपर बिल्कुल। असरअंदाज हो रही है इस जंग के असरात। न सिर्फ मुआशी सतह के ऊपर बल्कि स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर भी इनके ऊपर असरअंदाज हो रही है। तुर्किया का एक खास मुकाम है, क्योंकि वो नेटो का भी मुल्क है और एक आलम इस्लाम की बड़ी ताकत समझा जाता है। पाकिस्तान तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर रियासत के हवाले से दुनिया के अंदर भी एक सुपर पावर है और आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। सऊदी अरब एक बिल्कुल। बड़े भाई का किरदार रखता है, और मिस्र माजी के अंदर भी उसने इजराइल के हवाले से शनाई जंग के अंदर एक उसका नाम है, और मिस्र एक बड़ी ताकत फौजी कुव्वत समझा जाता है। अब ये मेरे ख्याल में कोशिश ऐसे यही हो रही है जैसे सुएज कैनाल के ऊपर एक कंसोर्शियम बनाया गया था, और कंसोर्शियम बना के उस मामलात को बेहतर किया गया था। तो अब शायद उसी अंदाज के अंदर आबनाए हुर्मुज के हवाले से एक तशवीश पाई जाती है, और देखा यह जाता है कि मुस्तकबिल में भी आबनाए हुर्मुज के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसलिए एक कंसोर्शियम बनाया जाए जहां आबनाए हुर्मुज खुलवाई जाए, और किसी एक मुल्क की अजारादारी को वहां कायम ना होने दिया जाए। ये तो एक लेकिन अब्दुल्ला साहब, कोशिश कुछ है। कुछ और मुल्कों के भी तो ऐसे समंदरी रूट्स हैं जिन पर अगर वहां से बहरी जहाज गुजरते हैं या दीगर जहाज भी गुजरते हैं तो उनसे फीस वसूल की जाती है। अगर ईरान फीस वसूल करता है तो क्या ये गलत है, इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ईरान के साथ तो ज्यादती हो रही है, ईरान पे तो जुल्म हुआ, और उसका जुल्म का अजाला जरूर होगा इंशाल्लाह ताला। इसी को कोई चैनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। देखें, आज जो मर्जी हो जाए, चाहे कंसोर्शियम बने, जो मर्जी, ईरान की हम्म। जो बालादस्ती है आबनाए हुर्मुज के ऊपर, उसको आप किसी भी वक्त में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकेंगे। आइंदा एक बात तो तय बिल्कुल। कर दी ईरान ने। अब जो दूसरी जानिब जाहिर है ये ममालिक चाहते हैं कि ईरान उनका बरादर मुल्क है, और कोई ना कोई कॉम्पनसेशन का कोई तरीकाकार बनाया जाए, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका में रोजाना दबाव बढ़ रहा है उनकी हुकूमत पे, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक हठधर्म आदमी भी हैं, और वो झूठ भी बड़े फरावानी से बोलते हैं। इसलिए कोशिश हम्म। ये की जा रही है कि जंग को अवॉइड किया जाए और तूल ना दी जाए। इस मामले के अंदर एक बड़ी अहमियत की बात है, और वो है कि क्या चीन और रूस ये चाहते हैं कि ना हम्म। किसी जजीरे के ऊपर अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड करे, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका जहां मुज़ाकरात की बात कर रहा है और हमारे वजीर खारजा के ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है, जो कि यकीनन पाकिस्तान की हम्म। सफारती कामयाबी मैं कहूंगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे वजीर खारजा के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम्म। चारों मुल्कों का एतबार पाकिस्तान के ऊपर होना, चौथा मुल्क ईरान भी है, लेकिन इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि क्या अमेरिका चाहेगा कि ये मामलात इतनी आसानी से तय हो जाएं, क्योंकि अमेरिका तो शायद चाहे, लेकिन पीछे इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इजराइल को अपने हम्म। हवाले से बहुत सारे खतरात हैं, और ये खतरात वो अमेरिका की ताकत से हासिल करना चाहता है, उनके रिजल्ट्स अपने हक में। अब जो आपने बड़ी एक अहम बात यह है कि चाइना जब तक के एंटर नहीं करेगा इस सारे मामले में, जब तक के बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, और बूट्स ऑन हम्म। ग्राउंड के वो शायद इंतजार में हैं, और ये 10 दिन का टाइम अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगर नेक नियति से देखा जाए तो ये एक अच्छा टाइम है, और इससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स हासिल हो सकते हैं मौजूदा बैठक से। लेकिन
अगर आबनाए हुर्मुज पे हमारे ताउन से खुल जाती है तो अमेरिका यकीनन फतह के शादियाने बजाते हुए निकल जाएगा और बिल्कुल इसी को बिल्कुल। आफियत जानेगा। लेकिन दूसरी अच्छा। जानिब जो हम ये भी देखते हैं कि वो एक तरफ तो बात कर रहा है और दूसरी तरफ यूएसएस ट्रिपोली को भेज रहा है, यूएसएस जॉर्ज बुश को भेज रहा है। तो उसका क्या मकसद है? इसका मतलब यह है कि क्या अच्छा, यही यही अमेरिका सबसे बड़ा वाकई संजीदा कंसर्न है है? अब्दुल्ला साहब के। एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा है, 10 दिन की जंग बंदी की बात भी कर रहा है कि उनकी तनसीबात पर हमले नहीं किए जाएंगे ईरान की। लेकिन दूसरी जानिब जो 10,000 फौज भेजने की बात की जा रही है मशरिक़ वुस्ता में, वो इतनी आसानी से हजम होने वाली बात तो नहीं है। क्यों 10,000 फौज भेजी जा रही है? और ये भी तलात हैं कि अभी आप जैसे खारग आइलैंड की भी बात कर रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की भी बात कर रहे थे कि अमेरिका बेसिकली इन दो जगहों को निशाना बनाना चाह रहा है। देखिए, दोनों जगहों को निशाना बना के अमेरिका को हासिल क्या होगा? पहली बात यह है कि ऑयल की तनसीबात को अगर खार्क के अंदर आप निशाना बनाएंगे तो इससे दुनिया की तेल की पैदावार पे एक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान की हम्म। 90% पैदावार है यहाँ, और जाहिर है ईरान से बहुत सारे मुल्क मुंसलिक हैं तेल की पैदावार पे। दूसरी जानिब अगर आप देख लीजिए कि आबनाए हुर्मुज को निशाना बनाएगा तो आबनाए हुर्मुज के ऊपर फिर एक जंग तवील हो जाएगी। ईरान के पास एक बड़ा जखीरा मौजूद है मिसाइल्स का, और वो मिसाइल्स जाहिर है जब तक के आप नए हुरमुज के अंदर कोई भी जहाज जिसके पास शहर अस्करी कुव्वत नहीं है, तो जो कि तकरीबन 114 जहाज रोजाना की तादाद पे वहां से गुजरते थे माजी में, तो क्या अमेरिका उन सबको प्रोटेक्ट कर पाएगा? अब यहाँ बात बहुत सारी एक और भी हो रही है, और वो हो रही है दुनिया की नई रीअलाइनमेंट, और एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसका मरकजियत इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद के हम्म। अंदर दुनिया की जो इस टाइम पे मुस्तकबिल है, और तीसरी जंग अजीम के हवाले से रोकथाम के अंदर जो पाकिस्तान है वो उभर के सामने आ रहा है। और यही वजह है कि जयशंकर जैसे लोग, जो कि वैसे बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने इंतहाई कमजोर और कमतर जबान इस्तेमाल इसलिए की क्योंकि वो एक मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान का किरदार सामने आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि 2 रोज़ पहले सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया, और गुज़श्ता रोज़ कतर ने किया है, और उसमें यूएई के भी कोई मिनिस्टर शामिल थे। तो क्या अब मिडल ईस्ट की कंट्रीज एक नया कहना चाहिए ब्लॉक बनाने की तरफ जा रही हैं? क्योंकि पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन की, और उसके बाद अब यूक्रेन बीच में आ रहा है, और सबको पता है कि यूक्रेन इसराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो आप ये वाली सूरत हाल किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए, यहाँ यूक्रेन की जो बात है उसको दूसरे अंदाज में भी लेंगे, क्योंकि इसराइल का वो साथ बिल्कुल है, सदर जेलेंस्की का भी जो है उनका इंक्लिनेशन वहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही हम्म। साथ यूक्रेन ड्रोन के अंदर उन्होंने जिस तरह से रशिया के हवाले से मामलात किए हैं, इससे एक बात साबित हो रही है, वो ये कि अमेरिका के ऊपर उनका जो दिफाई मैकेनिज्म था उसके ऊपर अब एतबार नहीं रहा इन दोनों ममालिक का। और जो 209 लोगों को उन्होंने वहां रखा है जो कि ड्रोन के हवाले से कतर के अंदर किरदार अदा करेंगे और मशरिक वस्ता के अंदर, इससे तो हम्म। बात वाज़ेह साबित हो गई कि अमेरिका का आइंदा जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर मशरिक वस्ता में एक नई अलाइनमेंट आ रही है जो यकीनन पाकिस्तान के हक के अंदर मुझे ज्यादा टिल्ट जी। होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल, अब अमेरिका ने जिस तरह से बात कही है, जो सदर ट्रंप ने इंतहाई मायूब जबान मोहम्मद बिन सलमान साहब के लिए इस्तेमाल की है, और उन्होंने कहा है कि उनको हम्म। मेरे से बात करनी पड़ेगी, इसका मतलब यह है कि मोहम्मद बिन सलमान उनसे बात नहीं कर रहे और अगर वो नहीं कर रहे तो ग्लोबल मोहम्मद वर्ल्ड बिन ऑर्डर, और सलमान इसको के क्या हवाले से कहेंगे तो कि उन्होंने मिडल ईस्ट के बहुत अंदर अजीब से एतबार उठ रिमार्क्स गया। भी दिए हैं। चेंज ऑफ हार्ट तो मौजूद है ना, इसका मतलब है कि एक दिल में तब्दीली आ गई हुई है, तभी तो अरब दुनिया हम्म। पाकिस्तान से मुआहदात कर रही है, उनको अमेरिका के ऊपर इन्हिसार कम हो रहा है। वो ये देख रहे हैं कि खलीज के अंदर अमेरिका बायसे रहमत की जगह बायसे रहमत ज्यादा बन गया, और जिसके ऊपर उन्होंने बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, जब वक्त आया तो वो उनको प्रोटेक्ट करने में
नाकाम हो गया, यानी कि अमेरिका की मिथ टूट रही है, एक भरम टूट रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है। पाकिस्तान का किरदार बड़ा मजबूत होकर सामने आ रहा है और मुझे ये वाजे नजर आ रहा है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं कोई डील करनी पड़ेगी। और ये जो चार ममालिक की क्वाड्रिलेटरल जो डायलॉग है, इसके अंदर कोशिश यही की जाएगी कि अमेरिका को कोई एक वे आउट दिया जाए बहरहाल, क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, और वो ये चाहता है कि वे आउट हो जाए। और जाहिर है वो कभी भी ये नहीं खत्म कर दिया तो मशरिक वस्ता में जो उसने ईरान को हवा बना के पेश की है, वो थ्रेट तो हम्म। खत्म हो जाएगी। और फिर नई हम्म। थ्रेट इसराइल इमर्ज होगा, एक नई थ्रेट के तौर पर, जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाना चाहता है। इस वजह से अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि ईरान को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इस वजह से कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अगर ये जंग तवील होती है तो जो अरब दुनिया अमेरिका के लिए एक एटीएम का किरदार अदा करती है, जब वहां कारोबार नहीं होगा, जब वहां तेल और गैस की पैदावार नहीं होगी, जब वहां मईशत ज़बूहाली का शिकार हो जाएगी, एविएशन इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाएगी, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो फिर वो जब कमाएंगे नहीं तो अमेरिका पे कैसे लगाएंगे? आफ्टर ऑल हम्म। $1.25 ट्रिलियन के मुआहदात उन्होंने किए हुए हैं। तो ये अमेरिका को किसी न किसी जगह पे काम करना पड़ेगा, अफगानिस्तान नहीं है। अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला साहब, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया। अभी ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि ताज़ा हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं, जबकि जनूबी फारस में एक अमरीकी जंगी तैयारा F-16 को भी निशाना बनाया गया है। अमरीका के लिए ये नुकसान जो गुज़श्ता जंगें अमरीका ने लड़ी हैं उसके मुकाबले में बहुत बड़ा नुकसान है जो इस जंग में उसको पेश आ रहा है। क्या इस तरह की हजीमत या इस तरह का नुकसान जो अब तक मिडल ईस्ट में जंगें लड़ी या अफगानिस्तान में जंग थी या जो बाकी मुल्कों के साथ अमेरिका के इख्तलाफात हुए, क्या इतने बड़े नुकसान पहले भी कभी हुए अमेरिका को? अमेरिका को माजी में, हाँ, जब जब से वो सोल सुपर पावर बना उसका वक्त से इतने ज्यादा नुकसानात नहीं हुए, क्योंकि खास तौर पे जो एयरफोर्स का नुकसान हुआ अमेरिका का, देखे ना, एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उनके ऊपर वो, उन्होंने अपने आप को एक उसके ऊपर गरूर करते थे कि F-35 जी जैसा जी जहाज बिल्कुल। जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है वो उनके पास मौजूद है। लेकिन लेकिन वो हम्म। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तो फारे हो गई। इसका मतलब यह है कि दुनिया को यह पैगाम गया कि स्टेल्थ का तोड़ मौजूद है, और अगर वो तोड़ मौजूद है तो फिर तो F-35 की कीमत तो आपको पता है मिट्टी में मिल गई। और फिर जिस तरीके बिल्कुल। से अभी C-3 जहाज की जो वीडियो आई है और जो तस्वीर सऊदी अरब से जारी हुई हैं, जिसके अंदर वो हम्म। बिल्कुल तबाही के मनाजिर बड़े वाज़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जी जी। F-18 हॉर्नेट का गिरने का बताया जा रहा है। KC-135 जहाज हैं, 18 ब्लैक जहाज हॉक को गिर भी चुके निशाना हैं। देखे बनाया। ना, पाक भारत जंग में 7 जहाज गिरे थे। जी, वो तो हेलीकॉप्टर है ब्लैक हॉक, लेकिन मैं गुजारिश यही जी कर जी। रहा हूँ कि दो जो हम्म। हमारे, जो इनके अमेरिका के जो बड़े जिनको सिंबल ऑफ प्राइड कहा जाता था, जो एयरक्राफ्ट कैरियर हम्म। थे, ये अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, दोनों के अंदर पुरस्कार हादसे हुए जो कि हादसे नहीं थे, असल में ईरान ने निशाना बनाया था। इससे बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि अमेरिका एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर है। ये याद रखिएगा कि इस जंग का जो भी नतीजा निकले, अमेरिका अब अपना सोल सुपर पावर का स्टेटस लूज कर चुका है ऑलरेडी, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली। उसको जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफी है। तो आपके इसलिए ख्याल बेहतर में यह है कि डोनाल्ड ईरान, ट्रंप जिस स्लोगन के साथ आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो स्लोगन उन्होंने खुद दबो दिया, क्योंकि नो किंग जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। वो इस मर्तबा कोई छोटे मोटे प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में 70 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में निकले हैं, बल्कि मुख्तलिफ स्टेट्स में 3,500 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, ये पहले भी हुए और तकरीबन 70 लाख लोग तब भी निकले। इसका मतलब यह है कि इसराइल के अंदर जो इस टाइम पे सूरत हाल है, मैं उसको भी बताता चलूं। देखिए, इसके बराह रास्त हम्म। अमेरिका पे अफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां इसराइल आपको एक एग्रेसर के तौर पे नजर आ रहा है, वहां इसराइल के कुछ सियासतदान उसको ये भी बता रहे हैं कि नेतन्याहू की पॉलिसियां नाकिस हैं
और उन्होंने इजराइल के लिए सवाए तबाही के और कुछ नहीं लाई। और इजराइल के अंदर 27 अक्टूबर को इलेक्शन मुतवक्का है, और 31 मार्च को अगर बिल ना पास हुआ, बजट उनका पास नहीं हुआ, तो फिर आपको पता है बजट जिस हुकूमत में पास ना हो वो उसको गिरा दिया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक बहुत बड़ी वायलेशन हो जाएगी। तो ये और ऑलरेडी जो उसका टाइम है वो गुजर चुका है, और कई माहिरीन ये कह रहे हैं कि बजट तो अगर पास भी हुआ तो वो इलीगल होगा। तो इससे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान आ जाएगा, जिसका बराह रास्त अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर असर पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के जो मामला जो कि उन्होंने इजराइल के साथ किए में हैं, जिसका आपने जिक्र किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दिस मीन्स इट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रेसिडेंट दैट अमेरिका इज नो लॉन्गर ग्रेट। अमेरिका ग्रेट नहीं है, तभी तो वो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि दोबारा हम ग्रेट बनाएंगे, यानी कि अब नहीं है। तो हाँ, इससे तो मतलब यह है कि उन्होंने शिकस्त का इजहार किया। और फिर आप देखें कि जब उन्होंने आबनाए हुर्मुज के हवाले से बात की कि शायद में भी मैं और आयतुल्लाह मिलके आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल करेंगे, यानी कि अपने ऊपर उनको शक है, लेकिन आयतुल्लाह के ऊपर शक नहीं है इस जंग के अंदर हासिल क्या किया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है अब अमेरिका के लिए। इस जंग में अमेरिका ने हासिल क्या किया? खोया तो बहुत कुछ है, हासिल क्या किया ये इस जंग के इख्तिताम तक सामने आएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग की वजह से खित्ते में बदलती सियासी सूरत हाल के असरात क्या होंगे, और पाकिस्तान का सिफारतकारी का जो रोल इस वक्त दुनिया के सामने है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। समरेश साहब, अभी जो पाकिस्तान सिफारतकारी का रोल प्ले कर रहा है, पूरी दुनिया में इसकी गूंज तो है, लेकिन ये जंग बहुत मुश्किल होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका तारीफ भी करता है और दूसरी तरफ वार भी करता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान जो एक बहुत अच्छी नीयत के साथ सिफारतकारी कर रहा है, इसके वाकई कोई मुस्बत नताइज निकलेंगे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जंग आगाज तो हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जंग अपना कैरेक्टर खुद डिफाइन करती है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जूं जूं जंग लंबी होगी तू उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आपने देखा है कि अमेरिका और इसराइल अपने किन अहदाफ के साथ के लिए आए थे, कैसे वो उनसे फेल हुए और उनके अहदाफ चेंज होते रहे, और अब एक ही फोकस है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करना, जिसमें अभी अमेरिका स्टेटमेंट जरूर दे रहा है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वो कोई ऐसा एक्शन ले जो कि उसके लिए बहुत बड़ा रिस्की होगा। दूसरी साइड कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से, जिसका एक स्ट्रेटेजिक रीबर्थ हुई थी मई 2025 में, जब आपने इंडिया को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी, तो दुनिया ने पाकिस्तान को एक डिफरेंट नजर से देखना शुरू कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत मुस्बत रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान को मैं कहूंगा कि एजेंट ऑफ पीस, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमन आए, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जंग का खात्मा हो, जबकि हमारा राइवल जो इंडिया है वो इस वक्त बना हुआ है एजेंट ऑफ वॉर और एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो जंग की बातचीत कर रहा है, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि इंडिया बहुत बुरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ही अनपार्लियामेंट्री और बहुत रबिश लैंग्वेज यूज की पाकिस्तान के अगेंस्ट। नाउ कमिंग टू द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ पाकिस्तान, देखिए इंसान ने कोशिश करनी होती है, रिजल्ट अल्लाह ताला देता है। और पाकिस्तान एक बहुत वेल प्लेस्ड है इस वक्त। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ भी तल्लुकात हैं, पाकिस्तान ईरान के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो इस सारी पे पाकिस्तान बिकम द मोस्ट सूटेबल कंट्री जो कि इस जंग को क्लोजर की तरफ लेके जा सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इसराइल भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स अहदाफ पूरे करने में प्रॉब्लम हो रही है। कभी अमेरिका कहता है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, कभी कहता है मैं इसको जारी रखूंगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड इंडिकेशंस को देखें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका और इसराइल दे आर इन रियल ट्रबल, उनको एक एस्केप चाहिए। और मेरे नज़दीक पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो उनको इस तरह की फेस सेविंग प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड कि दोनों मुल्क, चाहे अमेरिका एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, इनकी जो नेगोशिएटिंग टेबल, पहली बात है उनका एग्री होना कि हमने बैठना है, और दूसरी बात है कि उनकी डिमांड्स रीजनेबल और जस्टिफाइबल हो, कि वो ये ना हो कि वो चांस डिमांड करना शुरू कर दें जो कि हो ही नहीं सकता। तो दिस विल ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान कितना ज्यादा प्रिवेल कर सकता है इन वॉरिंग कंट्रीज के ऊपर।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस जंग के हवाले से ठीक है कुछ ममालिक अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो जंगी हिकमत अमली है वो हम इस जंग से मुसलसल बदलते देख रहे हैं जब से जंग शुरू हुई है। कभी अमेरिका कहता है हम ग्राउंड इन्वेजन की तरफ नहीं जाएंगे, कभी वो मिडल ईस्ट में अपनी मजीद फौजें भेजने की बात कर रहे हैं। अब जो खारग आइलैंड है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वहां पर अमेरिका अटैक करने की तैयारी की इसकी खबरें भी आ रही हैं। तो अब ये जंग फिर किस तरफ जाएगी? क्या अमेरिका वाकई ग्राउंड इन्वेजन की तरफ अगर जाता है तो ये इतना आसान होगा? देखें, बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अमेरिका अपने वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सका जो वो करना चाहता था उसके ऊपर, और लेकिन उसके साथ जो स्टेट ऑफ हरमूज में जो इस पर ब्लॉकेट हुआ है उसकी वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस में एंड सबसे ज्यादा प्रेशर मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर कि आप जंगबंदी करें बिफोर ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करे और ईरान आगे मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक करे, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन इनकी होगी, इजराइल फायदे में रहेगा। नंबर 2 बात ये है कि जो शिफ्टिंग कर रहे थे टू एयरबोर्न डिवीजन को और फिर मैरीन ट्रुप्स लेकर आ रहा है, कह रहे मैं कभी खाक पे जाऊंगा, कभी लारे के साथ है, बिल्कुल मौत के ऊपर है, स्टेट ऑफ हरमूज के वहां जाना चाहता है। देखना ये इट इज बेसिकली अ प्रेशर टैक्टिक जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका विल नॉट लाइक टू ब्लॉक डाउन इज इन वॉर। वो ये प्रेशर टैक्टिक डाल रहा है कि मुज़ाकरात से पहले इतना प्रेशर हो जाए कि ईरान उसकी कुछ ऐसी जो ना मानने वाली बातें हों वो भी मान जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर कि ग्राउंड अटैक होगा, ईरान का नुकसान होगा, स्टेट ऑफ हरमूज पे आगे बैठ जाएगा, उससे उसका जो इकोनॉमिक एक बेनिफिट होता है वो कम हो जाएगा। तो ये जिसकी वजह से 15 पॉइंट भी दिए हैं, ईरान ने 6 पॉइंट दिए हैं। अब आज वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हो रही है इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा पाकिस्तान का एजाज़ है, पाकिस्तान तो द बेस्ट कि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट हो, और उसके लिए सबसे बेहतर तो ये था कि पाकिस्तान और ये चारों ममालिक आज एक ये फैसला करें कि दे विल पुट आस्क अमेरिका और ईरान को कि जितने दिन मुज़ाकरात हो रहे हैं उन दिनों के लिए कम से कम टेम्पररी सीज फायर हो, सो दैट यू हैव अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो डिस्कशन के लिए, टू फाइंड सर्टेनली आपने डिस्कशन के लिए। अगर क्या होगा, आप इधर मुज़ाकरात कर रहे हैं, उधर आप कोई आपके प्लांट पे अटैक करेगा, वो दूसरे के वहां अटैक करेगा, तो ये क्या किस किस्म का मुज़ाकरात होगा? देयर इज नो कॉन्फिडेंस। तो ये मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए, और साथ आज बैठ के ये भी फैसला करेंगे, दोनों के पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ पर नजर आता है कि इंतफाक हो सकता है। फिर आपस में ये चारों वज़ीर ख़ारिजा बैठ के जब कोई एक कंसेंसस पहुंचते हैं, देन दे विल आस्क देम टू नाउ प्लीज कम एंड सिट एंड हैव डिस्कशन। पाकिस्तान इस्लामाबाद में जहाँ पर अमेरिकन टीम होगी और इसके बाद ईरान की टीम होगी, बैठ के देन पाकिस्तान प्रॉपर मीडिएटर के तौर पे एक किरदार अदा करेगा। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट हमारे में ये है कि ये मुज़ाकरात फ्रूटफुल हों, इसका नतीजा खेज हो, और इसकी वजह से जंग बंदी हो जिसमें पाकिस्तान विल बी फोकस ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और पाकिस्तान को ऑनेस्टली इससे बहुत बेनिफिट होंगे। पाकिस्तान और इंडिया में देख लेना जो इस तरीके से वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका फॉरेन मिनिस्टर, उनके दूसरे लोग, लेकिन फिर इंडियन मीडिया इस दफा बहुत खिलाफ बोल रहे हैं अपनी हुकूमत के भी, और उसके बाद उनके सोशल मीडिया पे देख लें तो इसको देखते हुए इंडिया को बहुत तकलीफ है। इंडिया सोच नहीं सकता था कि इंडिया इज आइसोलेटेड, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया, ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, फिर अमेरिका की और ईरान की वो साजिश के किरदार अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। तो आई थिंक आई एम श्योर कि इस वक्त पाकिस्तान का पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, एंड वी शुड प्रे कि यहाँ पर कोई ना कोई इसका नतीजा निकले, उसका हल निकले, अदरवाइज इट विल वेरी डेंजरस फॉर द मिडल ईस्ट, और हमारे खित्ते के लिए भी ये फिर खतरनाक होगा अल्टीमेटली। बिल्कुल। अच्छा मेजर जनरल समरेश सालिक साहब, अमेरिका के हवाले से कहा जाता है कि अमेरिका की दुश्मनी तो अच्छी नहीं लेकिन उसकी दोस्ती उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब इसकी एक मिसाल हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखी कि MBS के हवाले से जो उनका बयान सामने आया उस पर तनकीद भी बहुत की जा रही है। अब वही बात कि एक तरफ तो MBS या सऊदी अरब अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी थे खित्ते में, उनके बारे में अगर वो ये बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान की तारीफें भी बहुत की जा रही थी। तो ये खतरात तो हमारे भी सर पे मंडला रहे हैं, क्योंकि तुलसी गबार्ड ने जो एक रिपोर्ट पेश की थी पाकिस्तान के हवाले से वो भी काफ़ी तशवीशनाक थी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। मैं आपको 1995 में ले जाना चाहूँगा। आई वॉज अ यंग ऑफिसर एंड डूइंग अ कोर्स इन स्टाफ कॉलेज कोयटा। तो वहाँ पे एक अमेरिकन ऑफिसर हमें टॉक देने आया जिसमें उसने ज़ाहिर अपनी मिलिट्री मशीन की बहुत तारीफें की, एंड अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम हिम
कि एक तरफ रशिया है जो कि इंडिया का दोस्त रहा है थ्रू आउट, और एक तरफ आप हैं जो कि हमारे दोस्त रहे हैं थ्रू आउट। रशिया जो है वो इंडिया के साथ खड़ा रहा है थ्रू थिक एंड थिन। आप जो है वो हमारे साथ कभी क्लाइंट तो कभी पुश बैक किया, तो इस तरह के सिलसिले चलते रहे हैं। तो मैं इस वजह से 1995 को कोट कर रहा हूं कि आज 30 साल गुजर चुके हैं। तो आप देखें कि मैं जब देखता हूं, हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूं, हमारी अलायंस जो वेस्ट के साथ थी, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने लूज ज़्यादा किया और गेन कम किया है। इस सारी सेटिंग में फ्यूचर हमें एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है, और वो है चाइना की। तो चाइना मेरे नज़दीक एक इमर्जिंग पावर है, यूएस एक डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना एक नेबर है, यूएस एक डिस्टेंट पावर है, और चाइना ने हमेशा थ्रू थिक एंड थिन हमारे साथ खड़ा हुआ है, यूएस ने हमेशा एज ए क्लाइंट हमें यूज़ किया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, मेरा भी यही कंसर्न है, और मैं हर जगह पे ये रेज करता हूँ कि यूएस इज नॉट ट्रस्टवर्दी। उनके अपने स्कॉलर्स कहते हैं, उनके अपने ऑथर्स कहते हैं कि यूएस सेल्फिश है, अटरली सेल्फिश है, अपने इंटरेस्ट की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। आप देखें इस वक्त यूके के साथ क्या हो रहा है, इस वक्त फ्रांस के साथ क्या हो रहा है, इसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ क्या हो रहा है। बल्कि मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि मई 25 में, टिल एज लेट एज मई 25, जब जंग शुरू हुई है पाकिस्तान इंडिया की, तो अमेरिका वाज टोटली इंडिफरेंट। उसने कहा जी मुझे नहीं पता, ये बस में आई एम नॉट कंसर्न्ड। सो दैट डिड नॉट शो कि हमारे से वो लॉयल था। जब वो स्टेप इन उसने किया है, तो दैट टू उसने स्टेप इन किया है आउट ऑफ लॉयल्टी फॉर इंडिया, नॉट फॉर पाकिस्तान। बट सडनली हमारे रिलेशनशिप एक नया टर्न लेते हैं, और वही प्रेसिडेंट ट्रंप जो जनवरी 2018 में पाकिस्तान को थ्रेट करता है कि मेरे साथ डबल गेम किया और मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा, वही हमें फूल पेश करना शुरू कर देता है। तो हमें बड़ा कॉशियसली होगा कि किसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं और किसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरे नजदीक अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी एलाय। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी तज्जियाकारों का इस हवाले से अब ये कहना है कि अमरीका एक सुसाइडल मिशन की तैयारी कर रहा है, और अमरीका ने जंग का आगाज़ किया था तो उनके प्लान में, जैसे मैं पहले भी बात करी थी, कि ज़मीनी कार्रवाई तब नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रेटजी बदली, फिर ज़मीनी कार्रवाई की बात आई, फिर बदली, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम इस तरफ नहीं जाएंगे। अगर खारग आइलैंड पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर अमरीका हमला करता है तो ये कितना ख़तरनाक और कितना खूनी हो सकता है? देखें, एक बात मैं बताऊं, ईरान को पता है कि खार्क के ऊपर ये जा सकते हैं। उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। वहां उन्होंने ये माइंस बिछाई हुई हैं, पूरे एरिया को मिसाइल से कवर किया हुआ है। उसके बाद वहां पर उनके ड्रोन भी पड़े हुए हैं, और ये अगर इनिशियली मेरे ख्याल में 1, 2, 3, 4 दिन की कामयाबी होती भी है, उसके बाद जो इनका हाल होगा ना, मार्क में वर्ड्स, दे विल रिपेंट इट। बिकॉज देखें, ईरान की मिलिट्री पावर के आगे इनकी जो ये 3, 4, 5 हजार फौज उतरेगी। अब ईरान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, इनकलाब जो है बहुत बड़ी फौज है उनके पास, और वो उस जगह पर ये तैयारी करें, आपको मतलब वो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, दे आर फुली प्रिपेयर्ड। उन्होंने टारगेट रखे हुए, वो जहाँ पर ड्रोन मारेंगे इनके ट्रुप्स के ऊपर भी, उसके बाद यहाँ पर मिसाइल भी मारेंगे, और उसके बाद आप वहां पर उन्होंने मिसाइल भी बिछा दी होंगी आइलैंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो जिसकी वजह से जब इनकी डिस्ट्रक्शन होगी, देन इट विल सेफ। आप देखें जब बॉडी वार्ड इनके जाती है अमेरिका, तो इससे अब अमेरिकन पब्लिक में क्या रिएक्शन होगा, और इसके ऊपर कितना प्रेशर रहेगा ट्रंप के ऊपर। और जो इलेक्शन नवंबर में, आज सितंबर अक्टूबर में आ रहा है, उसमें इट्स गोइंग टू अफेक्ट सीरियसली। इसलिए ये इन माई कॉन्टेस्ट ये मुज़ाकरात से पहले दबा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रेशराइज करने के लिए ईरान के ऊपर, कहीं ना कहीं इनकी टर्म्स के ऊपर वो बात कर सके। एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड, देखें अमेरिकन की जो बात है ना, अमेरिकन के ऊपर हमें ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। द वे अमेरिकन बिहेवी, हम उस तरह चल रहे हैं। वी आर लुकिंग आफ्टर आवर इंटरेस्ट। जन साहब बिल्कुल ठीक बात करें कि चाइना से हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और चाइनीज आर सच अ गुड फ्रेंड्स। वो ये कहते हैं कि आप हमारे जो आपके रिलेशन है, वी नो इट, प्लीज हैव गुड रिलेशन विद यूएसए। हमारे ट्रेड बहुत ज्यादा चलता है, कुछ 6-7 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। उसके बाद हमारी कुछ वेपन सिस्टम भी हमारे से मिलते हैं। फिर जो आपके यूनिट में G+7 में जो 7 में प्रॉब्लम है, प्लस में वहां भी हमारा ट्रेड चलता है, तो वो हम उसको उसी तरह रखते हैं। देखें आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी क्या है, यू परसू योर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल मेंटेनिंग बेस्ट रिलेशनशिप विद एवरीवन। आपको अपने रीजन में पहला काम है स्ट्रांग होना। रीजन में कौन है इस वक्त? चाइना, रशिया, पाकिस्तान
एंड ईरान एंड बांग्लादेश सेंट्रल एशियन कंट्री हमारे सबसे ताल्लुकात अच्छे। अनलेस इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड। देखें ना, पाकिस्तान अब एक रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है, दुनिया में ग्लोबल लेवल पे हमारा फोकस हो गया है, हमें एक मिडिल पावर का लीडर भी समझा जाता है। मिडिल ईस्ट पे देख लें, सेंट्रल एशिया में देख लें, एवरीबॉडी हमारे फील्ड मार्शल को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी 3 दिन पहले उनसे बहुत देर बात की है इसी के इशू के ऊपर, और वो दिस शो द लेवल ऑफ ट्रस्ट, बट वी हैव टू वेरी कॉशियस। अपने नेशनल इंटरेस्ट पे वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। बाकी अमेरिकन ताल्लुकात रखे जैसे करते हैं, एज लॉन्ग एज हमारे इंटरेस्ट क्लैश नहीं होते, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ना होगा इंशाल्लाह। दिस इज व्हाट वी हैव अ ट्रस्ट इन आवर गवर्नमेंट एंड आल्सो आवर मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बैलेंस चल रही है, और इस वक्त हमारी बेस्ट जो है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी इज गोइंग अबव ऑल। यही अमेरिका को, इंडियंस को तकलीफ हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ भी इंडिया को भी यही है और शायद दूसरे मुल्कों को भी यही है। अच्छा जनरल साहब, आपसे मुख्तसर मैं जवाब चाहूंगी। इसराइल के आर्मी चीफ ने ये कहा है कि जो उनकी फौज है वो जल्दी कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि जो इतने महाज खोले हुए हैं इसराइल ने, उन पर फौज लड़ के थक चुकी है, और जो रिजर्व फोर्स है वो भी गालिबन अब उनके पास नहीं है। तो जो इसराइल इस जंग को बेसिकली शुरू करने वाला था और जो इस जंग को तूल देना चाहा था, क्या वो अब अमरीकी फौजियों की कुर्बानियां देता जाएगा? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जाहिर है जो अल्टीमेट डिजाइनर है या प्लानर है वो ऑलमाइटी अल्लाह है। तो कई दफ़ा ये देखा गया है कि जब हम गरूर में और अपनी हरदर्दी में कुछ ऐसे एक्शंस कर जाते हैं जो उल्टे हमारे सर पे पड़ जाते हैं। अमेरिका जो है उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी तमाम, आप अमेरिका की नेवल सुप्रीमेसी गॉन, अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी गॉन, अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी गॉन, सो अमेरिका के एलाइज गॉन। आप देखें कि कितने बड़े लॉसेस हो रहे हैं। इसी तरीके से जो इजराइल है उसके भी मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं। आज मैं देख रहा था कि उनके साउथ में सोरोका मेडिकल सेंटर वो कॉम्प्लेक्स है जिसको जा रहा है। There's another city जहाँ पे 20 बिल्डिंग्स इफेक्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ शॉक वेव ऑफ द मिसाइल्स। तो इजराइल को मैन पावर की प्रॉब्लम है, और अमेरिका को भी देखा कि इजराइल ने जिस अननेसेसरी वॉर में अमेरिका को धोला, उसको शामिल करवाया, उसमें अमेरिका जो है वो ज्यादा सफर करेगा मोर देन द इजराइल इटसेल्फ। सो अगर ईरान एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है अपने एग्जिस्टेंशियल, तो अमेरिका एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है एज अ ग्लोबल हेज बॉन्ड, कि उसका वो जो पुलिस मैन है या ग्लोबल पावर है वो खतरे में है। तो मेरे नजदीक आपकी ये कंक्लूजन ठीक है कि अमेरिका जो है वो उसको सारे लॉसेस सफर करना पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ इजराइल। और इस तमाम गुफ्तगू का जो हासिल है वो भी ये है कि सुपर पावर इस वक्त सुपर पावर नहीं रहा, और शायद इस बात को तस्लीम करना ही सबसे मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्र का प्रोग्राम से भी वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।